गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर जो हम लोग का है, यह है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का 9वां पार्ट। 8 पार्ट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अपना nth रूट ऑफ यूनिटी को देखे पूरा डिटेल में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का 3-4 लेक्चर लेके आएंगे। उसमें हम लोग कुछ nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करा के सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, उनका पीडीएफ भी हम पीडीएफ का लिंक उस पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने आप भी लेक्चर के बाद में आप खुद भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस भी हम पीडीएफ बना के डाल देंगे। इसको आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। दिया गया है अल्फ़ा जो है वो 5th रूट ऑफ यूनिटी है, तब हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। बना होगा कुछ लोग से ना, कुछ लोग से नहीं बना होगा, समझ नहीं होगा। देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, बेसिकली समझिए। अल्फ़ा बोल रहा है कि 5th रूट ऑफ यूनिटी है और अल्फ़ा की वैल्यू 1 नहीं है। 5th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? 1 की पावर 1/5 है, यही तो है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, जेड मानते हैं, और जेड की पावर 5 = 1 करके इसको सॉल्व करा के जेड की 5 वैल्यूज निकालते हैं। यही प्रोसीजर तो है। अब इसको सॉल्व कराने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड देखे थे। नॉर्मल प्रोसीजर से आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते आसानी से ना। उसके बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, डिमोवर लगाना पड़ेगा। डिमोवर लगा के आप जेड की 5 वैल्यूज निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर तीसरा अप्रोच हम लोग देखे थे। तीसरा अप्रोच क्या था? ग्राफिकल अप्रोच था। कि ग्राफिकल अप्रोच अगर 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो जेड की 5 वैल्यूज मिलने वाली है। 5 वैल्यूज मिलने वाली तो पूरा 360 डिग्री एंगल 5 पार्ट में डिवाइड होगा। सबका डिस्कशन हम लोग करे हुए। तो जो वो लेक्चर देखा होगा उसी को समझ में आएगा कि क्या बात हम कर रहे हैं। तो अगर आप वो सब लेक्चर नहीं देखेंगे ना रूट ऑफ यूनिटी को, तो उनको देख के तब यहाँ पे आइएगा, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मतलब जेड की 5 वैल्यूज मिलने वाली हैं। एक 1 होगा, एक दूसरा क्या होगा, e की पावर आटा 2π/5। ये आपको समझ में आना चाहिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 से आप 2π/5 एंगल घूमेंगे तो आपको दूसरा रूट मिलेगा। और मॉडुलस तो सबका एक होना ही है, तो दूसरा रूट भी उसका मॉडुलस भी 1 है। 1 × e की पावर आटा 2π/5, 2π/5 एंगल घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर आटा 2π/5। ऐसे e की पावर आटा 4π/5, e की पावर आटा 6π/5, e की पावर आटा 8π/5। ऐसे ही 5 रूट है हमारे पास। ठीक है, जेड की 5 वैल्यूज हमको मिल रही हैं। अब समझिए, इनमें से अल्फ़ा एक रूट है। अब 1 नहीं है वो, तो 1 के अलावा क्या हो सकता है, ये। तो किसी भी जेड की पावर n = 1 के n रूट मिलते हैं। 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इतना तो हमको पता ही है। तो इसके जो रूट मिलने वाले हैं, एक 1 मिलेगा, एक अल्फ़ा 1 मिलेगा, एक अल्फ़ा 2, एक अल्फ़ा 3, एक अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 नहीं, अल्फ़ा 4 तक। ठीक है, तो इसके 5 रूट हो गए। एक 1 है, तो अल्फ़ा 1 क्या है, e की पावर आटा 2π/5। ये सब का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं आप। सिंपल सा, जैसे 1 की पावर 1/5 है ना, तो 1 को आप रखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। e की पावर आटा 0 + 2 के पाई, इसकी पावर में 1/5 है। तो k की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको इस जेड की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सब का डिस्कशन हुआ है। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो देखा होगा वही इसको देखें, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, e की पावर आटा 4π/5। अल्फ़ा 3 क्या हो जाएगा, e की पावर आटा 6π/5। अल्फ़ा 4 क्या हो जाएगा, e की पावर आटा 8π/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम लिख सकते हैं आसानी से। अब हमको बोल रहा है कि जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा 1 नहीं है, तो 1 के अलावा क्या हो सकता है, अल्फ़ा 1 हो सकता है, अल्फ़ा 2 हो सकता है, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। ये चारों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यूज़ ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दिमाग लगाइए, एक चीज़ और बोला जाता है कि जितने रूट्स हैं सबका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब अल्फ़ा 5th रूट ऑफ यूनिटी है और 1 नहीं है, तो ये चारों में से कोई वैल्यू हो सकती है इसकी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अब कौन सा हम लोग लेके चलें और इस एक्सप्रेशन में पुट करें, कौन सा लेके चलें? तो देखिए ध्यान से, जिस एक्सप्रेशन का मान निकालना है उसको एक बार ध्यान से समझिए। क्योंकि जेड की पावर 5 = 1 है, अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब तो ये होता है ना, जेड की पावर 5 अगर 1 है तो जेड की 5 वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसका मतलब एक उन 5 वैल्यूज़ की जब आप यहाँ पुट करेंगे तो जेड की पावर 5 करने पर 1 मिलेगा, तो अल्फ़ा भी इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमको अल्फ़ा की पावर 5 जो है वो 1 हमको पता है, ये तो हमको दिख ही रहा है। जब अल्फ़ा इसका रूट है तो सेटिस्फाई भी तो करेगा। और हमको जो वैल्यूज़ निकालनी है वो क्या करनी है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 8। अब ध्यान से समझिए, अल्फ़ा की पावर 8 है तो अल्फ़ा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 5 इंटू अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा की पावर 5 है 1, जैसे हम लोग आयोटा के साथ में करते थे। तो आयोटा के बारे में आपको पता होगा, आयोटा की पावर 4 1 होता है ना। वैसे ही ओमेगा का क्यूब भी 1 होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होगा ना। अल्फ़ा की पावर जब आयोटा की पावर 4 करते हैं तो 1 मिलता है, ओमेगा का क्यूब करते हैं तो 1 मिलता है। उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 5 करेंगे 1 मिलेगा, जो कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ़ा की पावर 4 है, अल्फ़ा की पावर 5 इंटू अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा की पावर 5 है 1, तो ये अल्फ़ा क्यूब बना देगा। अब अल्फ़ा की पावर 12 है, तो अल्फ़ा की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे फैक्टर में तोड़िए, इनको 2 पार्ट में तोड़िए, जिससे एक पार्ट रिड्यूस करिए, पावर इसकी रिड्यूस करनी है। पावर में 12 है तो बड़ा पावर, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 10 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा की पावर 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा की पावर 5 हमको पता है। तो अगर अल्फ़ा की पावर 10 करेंगे तो भी 1 दे देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। सिंपली अल्फ़ा की पावर 16 है, तो अल्फ़ा की पावर 16 को तोड़ दीजिए, अल्फ़ा की पावर 15 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की पावर 15 क्या देगा 1, तो प्लस अल्फ़ा। तो अल्टीमेटली हम लोग को इसका मान निकालना है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अब इसका मान निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर सिंपली ये बोल दिया जाता कि जो अल्फ़ा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है वो अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 या ई की पावर आटा 2π/5 ये वैल्यू है उसके फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का एक मान है जो कि अल्फ़ा 1 है। तो सिंपली इनका जो एडिशन है क्या हो जाता है, ये अल्फ़ा 1 है। अगर अल्फ़ा को अल्फ़ा 1 बोल रहे हैं, अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 1 का क्यूब पावर 4। तो ये सारे के सबका सम तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। दिमाग लगाइए, सारे रूट कहाँ कहाँ पे होंगे देखिए एक बार। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है। एक रूट 1 है तो यहीं पे आएगा। पूरा एंगल 360 डिग्री 5 पार्ट में डिवाइड होगा। दूसरा रूट 2π/5 के डिफरेंस पे होगा यहाँ कहीं। तीसरा रूट यहाँ से 2π/5 के डिफरेंस पे होगा यहाँ कहीं। चौथा रूट फिर इससे 2π/5 के डिफरेंस पे होगा यहाँ कहीं। फिर पाँचवा रूट यहाँ से 2π/5 के डिफरेंस पे होगा। ठीक है, तो ये 1 है, ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 3 है, ये अल्फ़ा 4 है। सिंपल सा समझिए, हमको अल्फ़ा बोला गया है कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, 1 नहीं है अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का मान 1 के अलावा और चारों हो सकता है। अब चारों हो सकता है तो हम लोग इसी को क्यों मानेंगे, इसके अलावा ये भी तो मान सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो सबके केस में हम लोग को निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, कि सिंपली अगर हम इसको मान के चलेंगे तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। हम दिखाते हैं आपको कैसे होने वाला है। देखिए नॉर्मली अगर आप इसको मानेंगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा 1 अगर आप इसको मान रहे हैं, अल्फ़ा 1 ये है, इसी को आप अल्फ़ा मान लिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की मतलब बात कर रहे हैं, इसी को हम अल्फ़ा 1 को ही अल्फ़ा मान ले रहे हैं। फर्स्ट केस, लेट अल्फ़ा 1 इज टू अल्फ़ा। जो अल्फ़ा की वैल्यू है ना वो अल्फ़ा 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर तो ये है, क्योंकि अल्फ़ा 1 क्या है, ई की पावर आटा 2π/5 है। इसी का स्क्वायर तो ये है, अब इसका स्क्वायर ये है, इसका क्यूब ये है, इसकी पावर 4 ये है। यही तो होता है, जैसे 1 है अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा की पावर 4, वही तो केस बनता है। अगर इस रूट को आप पकड़ के चलेंगे तो इसका स्क्वायर ये है, इसी का क्यूब ये है, इसी की पावर 4 ये है। यही तो बनता है, इतना तो पता ही होगा आपको। जैसे हम इसको अगर अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा बोल रहे हैं तो इसी का स्क्वायर तो ये है, दूसरा रूट, तीसरा रूट, इसी का क्यूब ये है, इसी की पावर 4 ये है। अब हम अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा मान रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये सिचुएशन है, ये और ये रूट है, इसका स्क्वायर ये है, इसका क्यूब ये है, इसकी पावर 4 ये है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली समझिए, सब ये लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 4। तो आपको एक चीज़ ये पता होगा कि जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है, इसका मतलब सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब मूलों का योग, जितने रूट आने वाले हैं उन सब का सम क्या होता है, 0। ये तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये तो कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता ही होगा ना कि सम ऑफ रूट तो 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 की पावर n-1 होता है। देखिए वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ये एंगल कितना, 2π/5, ये वाला एंगल भी 2π/5, वैसे ये एंगल भी 2π/5 और ये एंगल भी 2π/5 और ये एंगल भी 2π/5 होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं।
और अल्फ़ा 1 अगर अल्फ़ा हम मान रहे हैं तो समझिए, अगर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा स्क्वायर ये है, अल्फ़ा क्यूब ये है, अल्फ़ा की पावर 4 ये है, और 1 तो ये है ही। तो जब सबका सम आप करेंगे, यानी 1 और ये, तो जब सबका सम आप करेंगे तब आपको 0 मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सिंपली इसका सम। तो इन चारों का सम तो -1 होगा, तभी तो जाके 1 से जुड़ के 0 बनेगा। तो उसी का ही, चूँकि हमसे सिंपली ये क्या पूछा गया, देखिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा का क्यूब, अल्फ़ा की पावर 4 अल्फ़ा 4। तो सिंपली हमारा जो पूछा गया हमसे वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 4 क्या हो जाएगा, -1। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ये आंसर है। नहीं समझ में आया, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिए। हमको निकालना क्या है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 8 प्लस अल्फ़ा की पावर 12 प्लस अल्फ़ा की पावर 16। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर दिए, क्योंकि हमको एक चीज़ तो पता है कि अल्फ़ा की पावर 5 1 होने वाला है। तो अल्फ़ा की पावर 5 इसमें आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि अल्फ़ा की पावर 4 है, अल्फ़ा की पावर 5 से कम है। तो अल्फ़ा की पावर 5 इंटू अल्फ़ा क्यूब लिख सकते हैं इसको, और अल्फ़ा की पावर 5 तो 1 हो गई होगा, तो ये अल्फ़ा क्यूब बना दिया। उसी प्रकार से ये अल्फ़ा स्क्वायर बना देगा और ये अल्फ़ा बना देगा, और इसी का सम हमको निकालना है। अगर हम लोग अल्फ़ा 1 को ही अल्फ़ा मान लिए, क्योंकि अल्फ़ा के बारे में पता नहीं कि किसको हम लोग अल्फ़ा मान सकते हैं, तो किसी चारों केस को लेके देखना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है और एमसीक्यू क्वेश्चन एक ऑप्शन करेक्ट है, तो सिंपली ये निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये आंसर -1 सही मिलेगा। अब और जो ऑप्शन, जो और तरीके हो सकते हैं, या अल्फ़ा 1 ये हो जाए तो भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा ना, तो उसको भी निकाल के हम लोग देखना चाहिए हम लोग को। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आएगा नहीं। हमको ये सम निकालना है, तो ये सम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कि जो टोटल सम होता है रूट्स का वो तो 0 होता है, हमको पता है, और हमसे पूछा क्या गया है, इन चारों का सम, तो -1 हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर समझ में आया, क्योंकि अल्फ़ा 1 को ही हम अल्फ़ा मान लिए थे, अल्फ़ा 1 को ही अल्फ़ा मान लिए थे। तो ये अल्फ़ा हुआ तो उसका स्क्वायर ये, उसका क्यूब ये, उसका की पावर 4 ये, इन्हीं चारों का सम हमसे पूछ रहा है, और पाँचों का सम तो 0 होता है, तो इन चारों का सम तो -1 होना ही पड़ेगा, तभी तो 1 से जुड़ के 0 बनाएगा। अब सेकंड केस देखिए, इफ़ लेट अल्फ़ा 1, या यहाँ पे लेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2। जब अल्फ़ा 1 जो था वो अल्फ़ा हुआ, इस केस में -1 आंसर आ गया, सही है। अब हम लोग इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं, ध्यान से समझिए। जब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2, मतलब अब हमारा रूट जो है, जो अल्फ़ा दिया गया क्वेश्चन में, वो ये है, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब e की पावर आयोटा 4π/5 है, e की पावर आयोटा 4π/5 है, चूँकि यहाँ से पॉजिटिव रियल एक्सिस से 4π/5 एंगल पे है, तो e की पावर आयोटा 4π/5 है। अब अल्फ़ा को हम अल्फ़ा 2 बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब आप अल्फ़ा को अल्फ़ा 2 बोलेंगे तो अल्फ़ा 2 है क्या, बेसिकली अल्फ़ा 2 है हमारा e की पावर आयोटा 4π/5। अल्फ़ा 2 तो है e की पावर आयोटा 4π/5, और अल्फ़ा को यही चीज़ बोल दे रहे हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या हम लोग कर सकते हैं। अब जब अल्फ़ा 2 ही अल्फ़ा है और अल्फ़ा 2 ई की पावर आयोटा 4π/7 है, अब अल्फ़ा 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ये एक्सप्रेशन चाहिए, यानी अल्फ़ा 2 स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 क्यूब प्लस अल्फ़ा 2 की पावर 4, ये वैल्यू हमको निकालनी है। ध्यान से समझिए। अब चूंकि जो अल्फ़ा है वो ये वाला रूट है, अब इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसकी पावर 4 हमको करना है। तो अल्फ़ा 2 क्या, e की पावर आयोटा 4π/7। जब आप अल्फ़ा 2 का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर आयोटा 8π/7 मिलेगा आपको, सॉरी अल्फ़ा की e की पावर आयोटा 4π/5 है। इसका जब करेंगे आप तो e की पावर आयोटा 8π/5 हो जाएगा, e की पावर आयोटा 12π/5, e की पावर आयोटा 16π/5। तो ये सारे रूट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अब जब इनका समेशन आपको करना है, समझिए, e की पावर आयोटा 4π/5 यहाँ पे है, e की पावर आयोटा 8π/5 ये है, e की पावर आयोटा 16π/5 ये है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 पे थे हम लोग, घूमना स्टार्ट किए, e की पावर आयोटा 2π/5, e की पावर आयोटा 4π/5, e की पावर आयोटा 6π/5, e की पावर आयोटा 8π/5। अब फिर 1 पे आने का मतलब e की पावर आयोटा 10π/5 हो रहा है, e की पावर आयोटा 10π/5 मतलब e की पावर आयोटा 2π, तो यानी तो 1 ही हुआ। फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे करके घूमते हुए चला जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। 1 था, e की पावर आयोटा 2π/5, 2π/5 एंगल घूम गए, फिर 2π/5 एंगल और घूम गए तो e की पावर आयोटा 4π/5,
2π/5 एंगल और घूम गया तो e⁻⁴ ऐसे सारे रूट मिलते चले जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, जब हम इसकी बात करेंगे तो अल्फ़ा टू क्या है, अल्फ़ा टू है e⁻⁴ यही है अल्फ़ा टू। अब हमको करना क्या है कि अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा टू का स्क्वायर करना है। देखिए जब आप अल्फ़ा टू का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, e⁻⁸ तो 8π/5 कहाँ पे जाएगा, ये 4π/5 है, ये 6π/5 है और ये 8π/5 होगा। तो अल्फ़ा 4 क्या है हमारा, अल्फ़ा का स्क्वायर है। अल्फ़ा टू को हम अल्फ़ा मान रहे हैं, सही है, प्लस अल्फ़ा टू को हम अल्फ़ा मान रहे हैं और जो अल्फ़ा टू का स्क्वायर है वो क्या है, अल्फ़ा टू का जो स्क्वायर है वो क्या है, अल्फ़ा 4 है, प्लस अल्फ़ा 4। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ा टू है, अल्फ़ा टू को ही अल्फ़ा मान रहे हैं तो अल्फ़ा टू का जो स्क्वायर है वो हमारा अल्फ़ा 4 के बराबर दिख रहा है। अब आप अल्फ़ा टू का क्यूब करके एक बार देखिए, ये क्या है, e⁻⁴/3 है ना, तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो e⁻⁴/4π/5 है, सॉरी 4π/5 है ना, जब आप इसका पावर में 3 लगाएंगे तो e⁻⁴ हो जाएगा 12π/5। तो e⁻⁴ कहाँ पे आएगा, तो ये e⁻⁻10π/5 होगा, क्योंकि e⁻⁸ ये है, e⁻⁸10π/5 यानी e⁻2π और ये e⁻12π/5 आएगा। तो अल्फ़ा 1 हमारा हो जाएगा। जो अल्फ़ा टू का क्यूब है ना वही अल्फ़ा 1 है। अब आप अल्फ़ा टू की पावर 4 करिए तो क्या मिलेगा, 16π/5 ना, तो ये 10 था, ये 12 था, तो 14 है, तो 16 यानी अल्फ़ा 3 मिल जाएगा हमको। ये आसानी से आपको समझ में आना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इतना तक हम पहुँच गए। तो अल्फ़ा टू को अल्फ़ा, सही है, इतना पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 है और जो ये अल्फ़ा है ना यही अल्फ़ा टू ही है। अल्फ़ा टू को हम देखिए, अल्फ़ा टू को हम माने अल्फ़ा, चूँकि हमारा अल्फ़ा बताया नहीं गया है कि कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो कौन सा है, तो हम क्या इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है, यहाँ पे 0 है, जस्ट इसके बाद जब हम बढ़े 0 एंगल है इसका आर्ग्यूमेंट, फिर 2π/5 एंगल हुआ, फिर 4π/5 हुआ, फिर 6π/5 हुआ, फिर 8π/5 हुआ, वैसे फिर 10π/5 होगा, 12π/5 होगा, ऐसे करके हमारा साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ता चला जा रहा है एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के हम देख लिए, हमको आसानी से आंसर -1 मिल गया। यहाँ पे जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो ये हमारा अल्फ़ा है। जब हम अल्फ़ा का स्क्वायर देखना चाहते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको बेसिकली निकालना है ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 4। जब अल्फ़ा 1 था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इसकी वैल्यू -1 होगी, क्योंकि पूरे सारे रूट्स का सम 0 होता है और 1 एक बच जा रहा है तो इनका रूट का सम तो -1 तो होगा ही, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पे लिए, इस क्वाड्रेंट में लिए, तो अल्फ़ा 2 ये है तो इसका स्क्वायर ये हो रहा है और इसका क्यूब ये वैल्यू ले रहा है, इसका पावर 4 ये वैल्यू ले रहा है। तो इसी प्रकार से आप जब थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जो अल्फ़ा 3 है क्या है, e⁻⁴ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12π/5, अगेन 12π/5 मतलब ये रूट हो गया। अब फिर जब आप क्यूब करेंगे तो 18π/5, तो 18π/5 फिर वो किसी इन्हीं चारों रूट्स में से आ जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, किसी क्वाड्रेंट में रख के देखिए आपको आंसर -1 ही मिलने वाला। अब यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फ़ा, जो अल्फ़ा ही तो अल्फ़ा 2 है, यानी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी रख के देख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रख के देख सकते हैं। एक बार हम फिर समझा देते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि क्या हम किए हैं इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझिए, हमको अल्फ़ा बोला गया है कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जितना बोले उसको ध्यान से सुनिएगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है और अल्फ़ा की वैल्यू 1 नहीं है। अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हमको देखना है तो 5 वैल्यूज लेगा, एक 1, एक अल्फ़ा 1, एक अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, और अल्फ़ा 1 क्या होगा, e⁻²2π/5, अल्फ़ा 2 होगा e⁻⁴ ऐसे करके अल्फ़ा 4 तक इस सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हमारा जो अल्फ़ा है वो इन चारों में से कोई एक वैल्यू ले सकता है, यही तो पॉसिबल केस है, चूंकि 1 तो लेगा नहीं। अब इन चारों में से कोई भी ले सकता है। जब अगर अल्फ़ा 1 लेगा तो ये वाला केस बन जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ये होगा ही होगा, इसका क्यूब ये होगा ही होगा, इसका पावर 4 ये होगा, तो इन सब का समेसन आसानी से -1 दिख जा रहा है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्टली -1 डाल देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में क्यों सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहाँ पे सिंपल आप आंसर -1 पुट कर दीजिएगा। लेकिन जब हम अभी रूम पे सॉल्व कर रहे हैं तो अपना कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी के लिए अल्फ़ा टू ये है, इस अगर ये अल्फ़ा हो जाए, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं स्पेसिफिकली यही रूट होगा, अल्फ़ा ये भी तो हो सकता है। जब ये अल्फ़ा होगा तो
इसका स्क्वायर ये वैल्यू ले रहा है, इसका क्यूब ये वैल्यू ले रहा, इसका स्क्वायर ये वैल्यू, इसका क्यूब ये वैल्यू, और इसकी पावर 4 ये वैल्यू लेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यानी यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, e⁻⁵ 6π/5। तो इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। इतना पॉइंट ओवरऑल आपके समझ में आएगी नहीं। तो इसका आंसर क्या, -1। अब आप कोई एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, बेस्ट तरीका है इसके लिए। आप ग्राफिकल अप्रोच को फॉलो करिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। आप नॉर्मली ऐसे कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, तो आप इसके कैलकुलेशन पे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आप फेस करेंगे। आंसर उससे भी आएगा बट आप थोड़ा डिफिकल्टी फेस करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली -1 आपको मिल जा रहा है। अगर आप इसको cos ऑफ 2π/5 प्लस आउटा साइन 2π/5 लिख रहे हैं, इसको cos ऑफ 4π/5 प्लस आउटा साइन 4π/5 लिख रहे हैं, फिर इसको आप सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे तो आपको cos का सारा टर्म जोड़ना पड़ेगा, प्लस आउटा टाइम साइन का सारा टर्म जोड़ना पड़ेगा, तो काफ़ी सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ना करने की बजाय, वो करने की बजाय हम ये कर रहे हैं। ये तरीका अच्छा ग्राफिकल अप्रोच है। सिंपली आपको दिख रहा है कि 1 ये है, α1 ये है, α2 ये है, α3 α4 है। अब इन्हीं में से हमको क्या करना है, इन्हीं चारों रूट्स का सम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला होगा, क्योंकि α⁴ से α⁴ तक को जोड़ना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म दे दिए थे, ये वाला। अब फिर इसी फॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग अप्रोच देख सकते हैं। कोई दिक्कत, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में रख के देखिए, थर्ड में भी रख के देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। -1 ही आपको मिलेगा, जो कि ध्यान से समझिए कि क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है। आप अगर इसको लेंगे तो इसका स्क्वायर ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर ये बन जा रहा है, इसका क्यूब ये बन जा रहा है, इसकी पावर 4 ये बन जा रहा है, तो बनेगा यही चारों रूट। आप इसको लेंगे तो फिर इसका स्क्वायर, चूंकि 6π/5 है तो 6π/5 के स्क्वायर 12π/5, तो 12π/5 फिर यहाँ पे चला जाएगा। क्यूब करेंगे तो 18π/5 यानी कि 12, 14, 16, 18π/5, तो इसका क्यूब ये आ जाएगा। तो ये सब साइक्लिक ऑर्डर में आप किसी भी क्वाड्रेंट में रख के देखेंगे तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी पावर 4, यही चारों रूट आने वाले हैं। फिर उनको जब आप चारों को जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -1। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। अब इनका आंसर -1 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि जो टोटल सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और हम 1 को तो छोड़ रहे हैं, 1 के अलावा सबको जोड़ रहे हैं, तो सबका समेशन तो -1 होगा, तभी तो जुड़ के 0 आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आएगी नहीं, पक्का, डन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, हमको दिया गया अल्फा और बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, 1 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू जेड मानते हैं हम लोग, फिर जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 करके जेड का सॉल्व करा के जेड की 3 वैल्यूज निकालते हैं, और जेड की 3 वैल्यूज कौन कौन सी मिलती हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ये इमेजनरी रूट है, तो अल्फा और बीटा 1 नहीं हो सकते कोई भी। अल्फा या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा, बीटा या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अल्फा और बीटा में से कोई एक ओमेगा होगा और एक कोई ओमेगा स्क्वायर होगा, ये दोनों वैल्यूज ले सकता है। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देख के। अब इसमें आप अलग अलग अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। हम आपको पहली अप्रोच समझाते हैं। देखिए मेथड 1 कि सिंपली, जैसे आपको क्या पता है, आपको सिंपल ऐसा ये पता है कि जो 1 की पावर 1/3 है वो क्या होता है, जेड, और इसी की यही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका वैल्यू हम निकालते हैं और जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 करते हैं, इसको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, जेड की वैल्यू मिलती है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इतना पॉइंट आपको पता है ना, ये सिंपल सा मान निकाल देते हैं हम लोग। और जहाँ पे ओमेगा हमारा क्या होता है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। आप इसका पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसका प्लस नहीं, आप इसका क्या लिख दीजिए, पोलर फॉर्म एक बार लिख दीजिए। पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका आर क्या है, 1 है ना, तो 1 है इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा इसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो पाई माइनस अल्फा तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, तो 2π/3 इसका क्या है, आर्ग्यूमेंट है, प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये आप लिख सकते हैं। ये दोनों लिखना बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 2π/3, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तीनों फॉर्म इसी ओमेगा की ही हैं। अब आपके पास है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है -1/2 माइनस का आयोटा √3/2। इतना पॉइंट क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और क्योंकि अब ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप इसका क्या लिख सकते हैं, आर इसका तो 1 ही है,
इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कॉस ऑफ 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये लिखना बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट की एक वैल्यू है। जब आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस का 2π/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि ये पाई से बड़ा हो गया है और हम माइनस के 2π/3 लिखेंगे, चूंकि हमको माइनस पाई से पाई के बीच में ही चाहिए होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं e⁻⁴ 4π/3। तो इतना हम इलेबोरेट करके इसलिए समझा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा। 3 रूट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता है, ओमेगा स्क्वायर के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन पता है, और ओमेगा का क्यूब 1 होता है ये भी हमको पता है। अब हमको निकालना क्या है, ध्यान से समझिए। अब इन्हीं में से कोई एक ओमेगा होगा, कोई ओमेगा स्क्वायर होगा, तो किसी को भी आप ओमेगा, किसी एक ओमेगा स्क्वायर है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो आप किसी एक को अल्फा ले लीजिए, दूसरा बीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा। अब आप अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n करना है, आप अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं। समझिए, आप अल्फा की पावर n करेंगे तो इसकी पावर आपको n करना पड़ेगा, और प्लस बीटा की पावर n करेंगे तो और फिर इसका पावर आपको n करना पड़ेगा। तो एट द एंड आपको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो आप जोड़ पाएंगे उनको। तो आप सिंपली लिखिए इसको, और इसका पावर n आपको लगाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिए। अल्फा की पावर n करना है आपको, प्लस बीटा की पावर n। अब आप अलग अलग वेज यहाँ पे अलग अलग रास्ते से कैसे जा सकते हैं, ध्यान से समझिए। एक रास्ता ये हो सकता है, दूसरा रास्ता, ऐसे देखते हैं 3-4 रास्ते से किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, आप अल्फा को पुट कर दें e⁻⁴ 2π/3 और बीटा को सिंपली e⁻⁴ 4π/3, दोनों को पुट कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, e⁻⁴ और 2π/3 की पावर n है तो 2nπ/3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस बीटा की पावर n करना है आपको, तो बीटा यानी e⁻⁴ 4π/3, इसकी पावर जब आप n करेंगे तो आएगा 4nπ/3। तो तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ, बल्कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, तो इसको आप पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे पोलर फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली पावर में n लगाएंगे आप तो n तो आ ही जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2nπ/3 प्लस आयोटा साइन 2nπ/3 प्लस कॉस ऑफ 4nπ/3, सही, प्लस आयोटा साइन 4nπ/3। इतना आपको समझ में आया कि हम सिंपली ओपन कर दिए कॉस ऑफ 2nπ/3 प्लस आयोटा साइन 2nπ/3 और ऐसे कॉस ऑफ 4nπ/3। अब समझिए, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ये 2nπ/3 है, अब ये 4nπ/3 है, इन दोनों को ध्यान से समझिए। अगर आप इसमें ये कर देते हैं 2nπ माइनस 2nπ/3, तो यही तो मिलेगा आपको। ध्यान से समझिए, इस 4nπ/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2nπ माइनस 2nπ/3। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखिए 2nπ कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आएगा। हमें 2nπ का मतलब क्या है, 0, 2π, 4π, 6π, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस की साइड पे आएगा। तो 2nπ माइनस का 2nπ/3। अब कॉस ऑफ 2nπ माइनस 2nπ/3 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2nπ/3 ही तो होता है। कॉस ऑफ 2nπ, कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है। क्योंकि 2nπ माइनस समथिंग करने का मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और जब 2nπ माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। क्योंकि 2nπ है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी कॉस ऑफ 2nπ/3। तो वैल्यू आपकी कॉस ऑफ 2nπ/3 है, और ये भी कॉस ऑफ 2nπ/3, यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2nπ/3। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2nπ, यहाँ पे जब आप लिखेंगे 2nπ माइनस का 2nπ/3, तो यानी कि साइन ऑफ 2nπ माइनस 2nπ/3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 2nπ/3। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए 2nπ का मतलब होता है पॉजिटिव रियल एक्सिस साइड में एंगल आने वाला है, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, इस टाइप का केस है, और इसमें से कुछ एंगल घट रहा है, तो ये यानी कि आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन ऑफ 2nπ माइनस का मतलब माइनस का साइन ऑफ 2nπ/3, तो माइनस का साइन ऑफ 2nπ/3 देगा, और ये प्लस का आयोटा साइन 2nπ/3 है ना, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा केवल यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 cos ऑफ 2nπ/3। ये एक तरीका था देखने का आपका, बिल्कुल सही तरीका है, इससे भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट अप्रोच थी आपकी। मेथड 1 में भी हम 2 तरीके से देख रहे हैं।
ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अलग अलग वे से आप देख सकते हैं। पहला वे आप देखने का तरीका बिल्कुल सही है ना, आप ऐसा करके बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। अब एक तरीका और अपना सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सा समझिए, जैसे जो ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा है ना, सेकंड पे देखिए, सेकंड पहला तरीका आपको समझ में आया ना क्लियरली, आसानी से, बहुत आसान सा तरीका। अब सेकंड वे में हम ये बोल रहे हैं, सेकंड जो तरीका है इसका, इसमें जैसे 4π/3 है, तो 4π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2π/3 भी लिख सकते हैं कि नहीं? दिमाग लगा के सोचिए, एक बार इस क्वाड्रेंट को देखिए, ये इसका रियल वाला रूट यानी 1 है, ये ओमेगा है और ये है ओमेगा स्क्वायर, और ये एंगल है 2π/3। अब ये एंगल भी है 2π/3। जब आप इस ओमेगा स्क्वायर के लिए देख रहे हैं तो ये पूरा एंगल घूम के आ रहे हैं 4π/3, तो आप ऐसे घूम के आएँ या क्लॉकवाइज ही चले जाएँ, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको 2π/3 जाना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना है, 2π/3 क्लॉकवाइज। 2π/3 क्लॉकवाइज का मतलब क्या, माइनस का 2π/3, तो इसी आप 4π/3 को माइनस का 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2nπ/3 प्लस आयोटा साइन 2nπ/3। अब जहाँ पे 4nπ/3 उसको आप माइनस का 2nπ/3 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस का 2nπ/3 प्लस आयोटा साइन माइनस का 2nπ/3। इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या मिल जाएगा हमको, 2 cos ऑफ 2nπ/3। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें ना। तो दोनों जगह से बिल्कुल सही आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है? सिंपली हमको ओमेगा दे रखा था, हमको बोल रखा था कि अल्फा और बीटा जो है इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इमेजनरी है तो 1 तो हो नहीं सकता, बचा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों में से कोई एक ओमेगा हो जाएगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी जगह पर हमें अल्फा और बीटा की जगह पर वैल्यू पुट करते चले गए। तो ये तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा अप्रोच भी आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझिए एक और अप्रोच हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक अप्रोच और क्या यूज कर सकते हैं, अल्फ़ा की पावर यानी आपको लगाना है, क्या यूज कर सकते हैं। देखिए आप अल्फ़ा की वैल्यू को ओमेगा डाल रहे हैं और बीटा की वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर डाल रहे हैं, ठीक है, या अल्फ़ा की वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं और बीटा की वैल्यू को आप डाल सकते हैं ओमेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। अब एक तीसरा तरीका आप इसी में ही देखिए, आपके पास जो अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n था, यहाँ से आप 3 वे से हम देख रहे हैं, आप कोई एक नेक्स्ट वे भी देख सकते हैं। हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग 2 मेथड और देखेंगे। ये वेरियस मेथड देखने का जो हम लोग का तरीका है, ये इसलिए है जिससे कि आपका टॉपिक रिवाइज हो, जो कि आप पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे रिवीजन में आ जाए, इसलिए हम लोग वेरियस मेथड्स को डिस्कशन में लेते हैं। तो फर्स्ट तरीका ये बिल्कुल आप अपना सकते हैं, सेकंड तरीका भी अपना सकते हैं। सेकंड तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे जो कि पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन कर लिए कि जैसे 4nπ/3 है, इसको हम लोग माइनस का 2nπ/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका यूज करके भी आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। एक थर्ड अप्रोच हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सीख रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन को जितना तरीके से देख सकते हो उतना तरीके से देखिए। जब आप सीख रहे हैं तब आप उनमें से एक सबसे छोटा सा मेथड निकाल पाएंगे एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। आपको अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तब आप एक सबसे शॉर्टेस्ट मेथड अपने आप ऑटोमेटिकली खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते टाइम कई सारे मेथड्स का प्रैक्टिस किए रहेंगे तब, ठीक। ये पहला तरीका समझ में आया आपको। यहाँ से आप ये जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ये तीसरा अप्रोच हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी है। तीसरा अप्रोच देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अल्फ़ा की पावर n है प्लस ओमेगा बीटा की पावर n है। इसमें है क्या, इसमें ये है, सिंपली समझिए, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, यही तो हमको निकालना है। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यही तो वैल्यू है अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। चूँकि अल्फ़ा और बीटा इनमें से कोई एक ओमेगा है,
दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। सिंपली पुट कर दीजिए, आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी। अब आप सिंपली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं? आप यानी कि कोई वैल्यू पुट करके देखिए, जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वही इसका भी रिजल्ट आना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइए। आपको ये चीज़ पता है कि ओमेगा का क्यूब 1 देता है, इतना तो आपको पता है। ओमेगा की पावर 6 भी 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे n को 3 डालते हैं, ध्यान से समझिए, n को डाल दीजिए 3, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 यानी कि 1 + 1 यानी 2। तो 2 वैल्यू आनी चाहिए जब आप n को 3 डाल रहे हैं। अब n को 3 डाल के एक बार देखिए, n को 3 डाल रहे हैं इसमें, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई यानी कि 1। तो 2 इसकी वैल्यू आ रही सही है। यहाँ पे क्या आ रहा है? और 3 डालने पे cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू आ रही 1, तो गलत हो गया, चूँकि हमको चाहिए क्या? 2 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आप समझिए 2 आयोटा, साइन ऑफ n को आप 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 पाई यानी 0, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे इसी प्रकार से यहाँ पे आप n को 3 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिंपली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको ए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप n को 3 डालते हैं, आप n की कोई और वैल्यूज़ भी पुट करके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट n यहाँ पे सबसे परफेक्ट दिख रहा है, चूँकि हमको ओमेगा का क्यूब पता होता है, क्या होता है? 1 होता है। ओमेगा की क्यूब हमको पता होता है 1 होता है। आप n को 0 भी डाल सकते थे, n को 0 डाल के भी चेक कर सकते हैं। ओमेगा की पावर 0 1 हो जाता, ओमेगा का इसको ओमेगा की पावर 0 भी 1 हो जाता है, तो 1 + 1 आपको 2 मिलना चाहिए था। तो इन इसको 0 पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तीसरा अप्रोच आपको समझ में आया कि नहीं? ये अच्छा अप्रोच था। आप सिंपली ऑप्शंस को चेक करके देख सकते हैं। हम 2 मेथड्स और डिस्कस करेंगे। वो 2 मेथड्स थोड़े अच्छे लेवल के मेथड हम उनको बोलेंगे कि ये मेथड तो है बिल्कुल, ये नॉर्मल तरीका, नॉर्मल प्रोसीजर है। जनरली एक स्टूडेंट है, उसको इतना पता होता है कि 1 की पावर 1/3 है, इसके 3 रूट होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और उसी का यूज़ करके वो ओमेगा को ये लिख सकता है आयोटा cos ऑफ 2π/3 प्लस साइन cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, वैसे cos ऑफ 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। तो नॉर्मल प्रोसीजर से ये स्टूडेंट जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहुँच के कुछ स्टूडेंट लोग घबरा जाएंगे। तो इसमें से थोड़ा जो स्मार्ट होगा वो इस 4nπ/3 को 2nπ-2nπ/3 लिख लेगा। अदरवाइज उसको समझ नहीं आएगा क्या करना होता है, वो समझ नहीं पाएगा। इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करेगा बार बार, फिर cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d का फॉर्मूला लगाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी उसको जाएगी, उसका स्टेप बढ़ जाएंगे। आंसर तो वहाँ से भी मिलने वाला है, बट स्टेप उसके बढ़ जाएंगे। उसको करने की बजाय ये कर सकते हैं हम आसानी से। थोड़ा और स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा? सेकंड अप्रोच को फॉलो करेगा। सेकंड अप्रोच में डायरेक्टली 4π/3 लिखेगा ही नहीं, उसको माइनस का 2π/3 लिख देगा। जैसे वो माइनस का 2π/3 लिखा, उसको आंसर मिल गया। थर्ड स्टूडेंट ये क्या कर सकता है? सिंपली n की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेगा। तो पेपर में आपको ये अप्रोच यूज़ करना है। ये अप्रोच सबसे फास्ट होगा और सबसे जल्दी आंसर देगा। आपको मुश्किल से लगाएगा 10 सेकंड, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो ये सब का प्रैक्टिस आपको करना है, जिससे आपको तुरंत आंसर देखने लगे। तो ये आपको पहला मेथड समझ में आया। इस क्वेश्चन का डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से देखने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। तो मेथड 1 क्लियर है। मेथड 2 हम देखते हैं। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 है आपको एक चीज़ पता होगी कि जो 1 + ओमेगा की पावर n है और ओमेगा की पावर 2n है, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन किए थे। देखिए 1 + ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, इसका हम लोग डिस्कशन किए थे। अगर आप लोग को याद हो तो किसी क्लास में हुआ था। इसकी वैल्यू आती है 3 इफ़ n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये आपको याद है ना? इसे हम आपका रिवीजन करा रहे, प्रीवियस जो पढ़ चुके हैं उसका भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और 0 आता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है? 1 + ओमेगा की पावर n है प्लस ओमेगा की पावर 2n है, तो यह 3 के बराबर आएगा, n मल्टीपल ऑफ 3 है, और 0 के बराबर आएगा अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अब समझिए हमको क्या चाहिए? अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। इनमें से अल्फ़ा ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, कोई भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और बीटा है ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात है, आप पुट करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा? ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो आपको यही वैल्यू देखनी है, यही वैल्यू देखनी है। देखिए ये मेथड पिछले मेथड की तरह ही है, बट इस मेथड में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन यहाँ पे ले लिए। तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू
हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन की, इस कॉन्सेप्ट की मदद से लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे ऐड है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा -1। कंडीशन वही है कि जब n मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यहाँ पे n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। तो आप सिंपली ऑप्शंस का चेक कर सकते हैं। आप क्या किसी n की वैल्यू को मल्टीपल ऑफ 3 रख के देखिए और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रख के देखेंगे तो आपको -1 मिलना चाहिए। ऑप्शन कुछ ऐसे डिज़ाइन हो सकते हैं, ऑप्शन कुछ ऐसे डिज़ाइन हो सकते हैं जिससे आपको दो ऑप्शन में सेम चीज़ मिलने लगे। ये पॉसिबिलिटी है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको एक से ज़्यादा के ऑप्शन सही दिखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हों और आप सॉल्व करेंगे, जिनमें आप सॉल्व करके आप एक ही आंसर लाएंगे और आप उसको टिक लगा देंगे, वहाँ पे आपकी गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो थोड़ा इसको और इलेबोरेट करके समझा रहेगा वही इसको सॉल्व कर पाएगा, वही इसको टिक लगा पाएगा अच्छे से। इस चीज़ को आप समझिए। जब आप n मल्टीपल ऑफ 3 डालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, जब आप n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं डालेंगे तो आपको -1 मिलेगा। इसका यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप n का कोई भी एक डाल दीजिए जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता था n की मल्टीपल वैल्यू 3 की, जो आप वैल्यू n की मल्टीपल ऑफ 3 वैल्यू डालेंगे तो 2 ऑप्शन में भी सेटिस्फाई कर सकता था। तब हम लोग ये सेकंड वाला अप्रोच देख लेते कि जब n क्या हो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। ठीक है, तो ये सब पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर? तो ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड को बताने का बेसिक जो अपना उद्देश्य था वो यही था कि हम ये कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि जनरली अगर देखिए मेन चीज़ जो होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं होता एग्जाम में आपको फास्ट सॉल्व करना होता है। तो इन सब के लिए जब आपकी छोटी छोटी पॉइंट्स जो क्लियर रहेंगे ना, तो आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक मेथड नंबर 3 में आपको बताते हैं। ये मेथड नंबर 3 मेरा फेवरेट नंबर है, ठीक है, मेरा फेवरेट मेथड है ये वाला, क्योंकि इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा। वो हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। आपको बेसिकली समझिए, हमको क्या निकालना, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या बनेगा, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। यहीं से थोड़ा सा हम गेम करना स्टार्ट करते हैं। ओमेगा क्या होता है, -1/2 प्लस √3/2, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1/2 माइनस √3/2। तो आप इसका पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो जो इसका पोलर फॉर्म है क्या है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पोलर फॉर्म लिख चुके हैं हम पहले से। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए हम कर क्या सकते हैं। बेसिकली समझिए, सिचुएशन कुछ यूँ है कि जो ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की पावर 2n है, और जो ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा का कॉन्जुगेट है कि नहीं। यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, ओमेगा का कॉन्जुगेट है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यानी ओमेगा की पावर n बना। ये चीज़ जो हम लिख रहे हैं ना, ये अपने आप में वेल नोन चीज़ है, लोग समझ जाते हैं, देख के समझ में आ जाता है, लेकिन यूज नहीं करते होंगे ऐसे क्वेश्चंस में। हम इसको यूज करके आपको दिखा रहे हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का कॉन्जुगेट है, तो ओमेगा की पावर n को आप ओमेगा की पावर n लिख सकते हैं, और ये ओमेगा की पावर 2n यानी ओमेगा की पावर 2 की होल पावर n है, यही तो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट की होल पावर n। ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। यही वैल्यू हमको निकालनी है। इस चीज़ को आप समझिए हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है, ये हमको दिख रहा। यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके थोड़ा इसकी मदद लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n। अब आपको एक चीज़ और पता होगा कि जेड कॉन्जुगेट की पावर n जेड की पावर n के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लीजिए, आप आसानी से सारा प्रूफ कर सकते हैं। यानी आप r e की पावर आटा थीटा मानेंगे तो उस टाइप से आप सारा प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ओमेगा की कॉन्जुगेट की पावर n करिए या ओमेगा की पावर n करके कॉन्जुगेट कर दीजिए, बात सेम ही होगी, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। अब समझिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर n पूरे का कॉन्जुगेट। अब क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा की पावर n, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ओमेगा की पावर n का कॉन्जुगेट है। तो ये क्या केस बन गया है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का ही तो केस बन रहा है।
इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का केस बन रहा है ना। अब याद करिए, जब जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट हम लोग करते थे तो क्या मिलता था, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब तो यही 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर एन। कोई दिक्कत की बात नहीं, यही तो है। अब इस चीज़ को आप समझिए कितना गुड फॉर्म बन गया है यहाँ पे। नहीं समझ में आया? आपके पास ओमेगा की पावर एन था प्लस ओमेगा की पावर 2n था। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ओमेगा के कॉन्जुगेट के बराबर है, ये हमको पता है। इसका यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n है, तो ओमेगा स्क्वायर को आप ओमेगा कॉन्जुगेट पुट कर दीजिए, ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर n। अब इसको आप ओमेगा की पावर n का कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक समथिंग जेड कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस जेड का कॉन्जुगेट लिखा हुआ। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n की बात कर रहे हैं। अब ओमेगा की पावर n तो सिंपली कॉस ऑफ 2n π/3 प्लस आयोटा साइन 2n π/3 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये तो है कॉस ऑफ 2n π/3 प्लस आयोटा साइन 2n π/3। तो सिंपली अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n। रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n क्या है, कॉस ऑफ 2n π/3 तो है, तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2n π/3। इतना पॉइंट आपको समझ में आया ना। तो ये तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है। अब कोई एक नया अप्रोच भी हो सकता है जो कि आपके दिमाग में चल रहा हो, तो आप बेशक उसको अपने नोट्स में लिखिएगा सॉल्व करते टाइम। वेरियस अप्रोच से सॉल्व करने से आपके वेरियस कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। इनका मकसद केवल आंसर निकालना नहीं है, इनका मकसद जो है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती रहे जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप जितने कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। अब पहला अप्रोच, नॉर्मली ये अप्रोच यूज करिए, सिंपल सा पावर में अल्फा की पावर एन कर दीजिए प्लस बीटा की पावर एन कर दीजिए और सॉल्व करा दीजिए। एक्चुअल में सारे मेथड इंटर रिलेटेड हैं, बट जब क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वे भी दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। अब तीसरा तरीका, ये तरीका यानी ऑप्शन चेकिंग का तरीका भी अपना सकते हैं। फोर्थ तरीका एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाला तरीका है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलती की बात नहीं। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, ये हमारा फेवरेट तरीका हमारा है, इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। क्योंकि देखिए कॉन्जुगेट, स्क्वायर का कॉन्जुगेट, तो ये सब जो टर्म होती हैं ओमेगा की पावर, ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर एन, ओमेगा की पावर एन का कॉन्जुगेट, ये सब अपने आप में गुड टर्म मानी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कि इनका यूज आप रैंडमली कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कहीं किसी केस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन सब चीज़ों की। इन सब का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होना और प्रैक्टिस होना अलग अलग बात होती है। आपको कॉन्सेप्ट पता है पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कमी मानी जाएगी। आप यूज नहीं कर पाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ही क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हम लोग, बट डिस्कशन आप समझिए, इस एक क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिल रही हैं या कौन कौन सा चीज़ आपका रिवाइज हो रहा है, ये वो इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 क्वेश्चन से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट का रिवीजन किए, कुछ कॉन्सेप्ट को देखे ध्यान से, तो उसको आप रिवाइज करिएगा अच्छे से नोट्स बना के उसमें। फिर उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। कुछ 3-4 क्वेश्चन और लेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।